वेरी वेलकम व्यूअर्स। कैसे हैं आप? आज निशात जूनिया पे थोड़ी बात करते हैं। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना बढ़ गई है, जंप कर गई है, और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखेंगे थोड़े से। और एक और जो बड़ी अच्छी बात है इसके बारे में वो ये है कि इस साल अभी तक के क्वार्टर्स में इसने अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट डिविडेंड दिया। और भी बहुत सी टेक्सटाइल की स्पेशली कंपनीज ने दिया है, क्योंकि टेक्सटाइल का बूम चल रहा है पाकिस्तान में। काफ़ी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिल रहा है अमंग्स अदर इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। डिस्काउंटेड टैरिफ्स हैं इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इसका बड़ा शेयर है। और इस साल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की हाईएस्ट है इन इट्स हिस्ट्री। तो देखते हैं, प्राइस से स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंट इसके मैंने उठाए हैं, कुछ पिक्चर्स दी हैं स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से। तो ये वही रेट एक्स डिविडेंड होने के बाद का नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्स डिविडेंड का साइन बना हुआ है, और करंट रेट जो कल का था वो 47 आ रहा है। उसके अलावा अगर देखें तो इसका ओवरऑल वॉल्यूम भी अच्छा होता है, कभी मिलियन प्लस भी होता है। तो यहाँ पे 234,000 है, ये भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है। और इसके बाद इसका हाईएस्ट भी काफ़ी ऊपर तक गया हुआ है, और लोएस्ट भी कुछ अर्सा पहले तक ये 30s में भी होता था, कुछ साल पहले तक टू बी एग्जैक्ट। और जो ये फाइनेंशियल्स की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखें लास्ट ईयर के जो थे फाइनेंशियल्स, वो 2020 का जो आ रहा था वो 35 बिलियन के इसके रेवेन्यूज़ थे, वो 49 बिलियन हो गए। लेकिन क्योंकि कॉस्ट पे कुछ कंट्रोल रहा है, और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, ये उन चंद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में से है जिनका अपना खुद का पावर प्लांट है, और तकरीबन 35 मेगावाट्स का है उसकी कैपेसिटी है, और 28 इनकी रिक्वायरमेंट है, तो 28 पे ऑपरेट कर रहा होता है। तो ये भी देखेंगे कि रिपोर्ट में ही है, आगे दिखाऊंगा आपको। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी ईपीएस 1 रुपीज़ थी लास्ट ईयर, अभी 23 रुपीज़ हो गए। तो डिविडेंड तो बनना ही था। अब डिविडेंड देखते हैं ज़रा। देखें यहाँ पे जो 15 में 1.5 रुपीज़, 16 में 2.5, 17 में 2.75 रुपीज़, 18 में 4 रुपये, और ये भी 18 के हैं, सॉरी 5.5 रुपीज़ हो गया। 19 में 2.5, कम हो गए काफ़ी। तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी काफ़ी इंडस्ट्रीज़। 20 में भी स्ट्रगल थी, 1 रुपये पे आ गया। ये 21 का देखें, 21 का यहाँ पे 5 रुपये है। और अभी तक जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको दिखा रहा हूँ, एक तो 5 रुपये ये इनका हाईएस्ट है 21 में। दूसरा ये अभी 22 चल रहा है, क्योंकि तो यहाँ पे हम देखें, बल्कि ये भी 21 का ही बनता है, 8 रुपये हाफ ईयर ये। तो लेकिन ये 2022 में इन्होंने अनाउंस किया, यहाँ पे ये नोट करें चीज़। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाफ ईयर का, और इससे पहले हाफ ईयर का इन्होंने 2018 में दिया। तो होपफुली जब ये रेंट पे ये अच्छे फाइनेंशियल्स होने की वजह से अगर अनाउंस करते हैं और 3 रुपीज़ से ज़्यादा करते हैं, तो ये इनका हाईएस्ट डिविडेंड बन जाएगा। तो लेकिन कुछ आगे बातें ऐसे भी हम देखेंगे कि हो सकता है ऐसे ना हो, जब फ्लिप साइड देखेंगे। लेकिन अभी तो हमें ये रोज़ी पिक्चर नज़र आ रही है। अब आते हैं जी इसकी रिपोर्ट की तरफ। ये इसकी एनालिस्ट ब्रीफिंग से मैंने कुछ एक्सर्प्ट्स लिए हैं, और निशात जूनिया की ये जो है ये इसी क्वार्टर की एनालिस्ट ब्रीफिंग है। यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22 की। और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 185% ऊपर चली गई है सेकंड क्वार्टर में। और इसकी रीज़न भी बता दी गई, 36% हायर सेल्स है। और इसमें कंपनी का जो फ्लैक्स है, जो इनको कंपेटिटिव एडवांटेज देता है इंडस्ट्री में, वो लार्जेस्ट स्पिनिंग कैपेसिटी इन पाकिस्तान। और इसी वजह से
टोटल रेवेन्यू का जो इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं 56% स्पिनिंग से आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है जो इनकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा लाती हैं वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। तो ये यूएसए में इनकी डिमांड कम हो गई है, डिमांड स्क्वीज़ हो गई है। और उसकी रीज़न क्या है? हाई प्राइसिंग इनके प्रोडक्ट्स की। और उसकी क्या रीज़न है? हाई फ्रेट कॉस्ट। तो ये इस प्रॉब्लम की वजह से फ्यूचर में आने वाले क्वार्टर्स में इनके रेवेन्यू हिट हो सकते हैं। और ग्रॉस मार्जिन कंपनी के इस सेकंड क्वार्टर में 22% ऊपर गए हैं, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 12% थे, तो ये अच्छा जंप है। और नेट मार्जिन भी 7% के अगेंस्ट 15% ऊपर गए हैं इस बार। लेकिन यहाँ पे जो है एक और प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि यहाँ पे ये बात की जा रही है कॉस्ट ऑफ कॉटन बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये स्टोर भी रखते हैं एक साल तक का, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम होगी। और इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कंपनी बिलीव्स इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू पास ऑन द करंट हाई कॉस्ट ऑफ कॉटन ऑन टू कस्टमर्स एंड मार्जिन्स आर दस प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन इन द फ्यूचर फ्रॉम करंट लेवल्स। इसके अलावा देखें आगे मज़ीद भी इसके बारे में बताया गया कि जो मैं बात कर रहा था, कंपनी की कॉटन इन्वेंट्री है 6 मंथ्स की मीडियम स्टेपल की, जो कि ये 70 to 80% टोटल कॉटन का यूज़ करते हैं मीडियम स्टेपल, और 1 साल की लॉन्ग स्टेपल की। हो सकता है तब तक सप्लाई चेन पूरी दुनिया में थोड़ी बेहतर हो जाए, तो हर्डल्स ख़त्म हो जाएं, यूक्रेन रशिया वाला कुछ क्राइसिस भी थोड़ा कम हो जाए होपफुली, तो प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएं। 1 साल काफ़ी टाइम होता है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ज़रा सोच समझ के एंट्री लीजिएगा किसी भी स्टॉक में। यहाँ पे कंपनी की वो पावर प्लांट वाली बात है, यहाँ पे ये इनको बड़ा एडवांटेज है। 37 मेगावाट का इनका कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का अपने प्लांट से, और उस प्लांट की टोटल कैपेसिटी 48 मेगावाट है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई है कि ये कोल बेस्ड है, और कोल की प्राइसेस तो हमें पता है बहुत ही ऊपर हैं। तो इस वजह से कंपनी सोच रही है नेशनल ग्रिड पे वापस जाया जाए कुछ अर्से के लिए, जब तक कोल की प्राइसेस नॉर्मलाइज नहीं होती इंटरनेशनली। तो लेकिन अभी 3 मंथ्स की कोल इन्वेंट्री है इनके पास। जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जितने भी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो उनकी एक रीज़न ये भी है कि एक बड़ा कंपैरेटर जो था वियतनाम, उसकी कॉटन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आया है, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इसका डेफिनेटली। ये बात की गई है ग्लोबल फ्रंट पे फ़ायदा होगा। लेकिन इसी रिपोर्ट में फेवर की गई है कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को जिनके स्पिनिंग सेल्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, जैसे कि निशात जूनियर, और इसके अलावा इनकी जो डिपेंडेंसी है वो एनर्जी मिक्स पे है।